फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। यह वीडियो आज हम आशीष जी को के लिए बना रहे हैं। उनका एक कमेंट आया था, अपठित गद्यांश को आप समझाएं, कैसे हम प्रश्न को निकालते हैं। आज यह वासुदेव नंदन की पुस्तक के माध्यम से हम आपको जो है कि अपठित गद्यांश से संबंधित बातचीत करेंगे। यह छोटा सा वीडियो होगा। अगर यदि आप वीडियो में आए हैं तो बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह देखेंगे, सबसे पहले आप याद रखिएगा कि हम आज देखेंगे अपठित गद्यांश से प्रश्न को कैसे देखते हैं और उत्तर को कैसे निकालते हैं। तो इसके थोड़े से कुछ वासुदेव नंदन जी आपको सुझाव दिए हैं, जिसे आप ध्यान से देखिएगा। कभी कभी परीक्षाओं में हिंदी के ऐसे गद्यांश दिए जाते हैं जिनका पाठ्यपुस्तक से संबंध नहीं होता। याद रखिएगा कि जो भी गद्यांश आपके पास आएगा, मतलब होता नहीं, जो आप पढ़े नहीं हैं। अपठित का मतलब मतलब नहीं, पठित मतलब पढ़ा हुआ। ऐसा पैसेज आपके सामने आएगा जो कभी आप पढ़े नहीं होंगे, जिसका पाठ्यपुस्तक से संबंध नहीं होता। इससे छात्र की बौद्धिक गहराई, पहुंच और पकड़ की जांच की जाती है। आप प्रेजेंट ऑफ माइंड कैसे निकाल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आपके देखने के, समझने की नज़रिया क्या है, दृष्टि क्या है, यही अपठित गद्यांश का मेन सार है। याद रखिएगा। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त इन अपठित गद्यांश से परीक्षार्थी के सामान्य ज्ञान, स्वतंत्र अध्ययन की परीक्षा होती है। क्या होती है? स्वतंत्र अध्ययन। मतलब आप कैसे पढ़ते हैं, मतलब बिना किसी दबाव से, स्वयं से कैसा तरीके से आप अध्ययन करते हैं, क्योंकि परीक्षा में आप होते हैं, आपका गद्यांश होता है। तो सामान्य ज्ञान और स्वतंत्र अध्ययन की परीक्षा होती है। ये अवतरण प्राय समाचार पत्रों, सामान्य ज्ञान की पुस्तकों और हिंदी के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए जाते हैं। जैसे आप हिंदी में देखेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं, चिंतामणि भाग एक। खासकर चिंतामणि भाग एक में 17 निबंध संकलित हैं। 2-4 निबंध ऐसे हैं जैसे श्रद्धा एवं भक्ति, यहीं से हर बार प्रश्न बनते रहते हैं। तो यदि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं और आपने चिंतामणि भाग एक नहीं पढ़ा तो प्लीज़ आपके पास चिंतामणि भाग एक होना चाहिए, जैसे आप उनके निबंध को पढ़ सकें, आचार्य हजारी प्रसाद के निबंध को पढ़ सकें। यही 2 ऐसे राइटर हैं जहां से हर बार परीक्षा में गद्यांश पूछा जाता है। अब आप ध्यान दीजिए, अपठित का अर्थ है वह पाठ या संदर्भ जो पहले छात्र की आंखों के सामने पहले न गुजरा हो। ऐसे गद्यांश के मूल भाव को समझने में परीक्षार्थी की बुद्धिबल से काम लेना पड़ता है। यह एक प्रकार के मानसिक व्यायाम है। क्या होता है? आपके दिमाग का क्या किया जाता है? व्यायाम किया जाता है। लेकिन यह कोई कठिन कार्य नहीं है। थोड़ी सावधानी और धैर्य से काम लेने पर सारे प्रश्नों के उत्तर निकल आते हैं, क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही रहते हैं। अब आप देखेंगे कुछ निर्देश वासुदेव नंदन जी ने दिया हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। सामान्य निर्देश है, अपठित अवतरणों से संबद्ध प्रश्नों के उत्तर देने में निम्नलिखित कुछ सामान्य विषय सिद्ध होंगे। पहला, याद रखिएगा, कम से कम आप गद्यांश को 3 बार पढ़ें। मूल अवतरण को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। यदि इनसे मूल भाव स्पष्ट न हो तो उसे 1-2 बार और पढ़ना चाहिए। आप समझ गए? करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पे पड़त निशान। वही वाली हाल है। जब आप 3 बार पढ़ेंगे, यदि इससे भी मूल भाव पता न स्पष्ट न हो सके तो 1-2 बार और पढ़ना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, विचार करना चाहिए, दिमाग एकाग्रचित करना चाहिए। दूसरा, मूल भाव और विचारों तथा शब्दों को रेखांकित करना चाहिए। जो मेन की पॉइंट आपको लगे वहाँ पे आप रेखांकित करें। तीसरी पॉइंट इन्होंने क्या बताया है, ध्यान दीजिए, एक एक प्रश्नों का उत्तर मूल अवतरण में ही ढूंढना चाहिए, बाहर नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। वह गद्यांश क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार आप उत्तर देंगे। नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए। प्रश्नोत्तर लिखते समय मूल में दिए गए शब्दों को ही यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, पांचवी पॉइंट इन्होंने आपको क्या समझाया है, ये आप देखिए, ध्यान दीजिए। यह बात याद रखनी चाहिए कि सभी प्रश्नों के उत्तर सरल और संक्षिप्त हों। नेक्स्ट, प्रश्नोत्तर लिखते समय अपनी ओर से बढ़ा चढ़ाकर लिखना या अतिरिक्त उदाहरण नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, सभी प्रश्नोत्तर प्रसंगानुकूल होना चाहिए, अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। प्रश्न जितना किया गया हो उत्तर उतना ही होना चाहिए। नेक्स्ट,
आगे देखिए 8वीं पॉइंट उन्होंने आपको क्या बताया है। अपठित गद्यांश या सारांश। भावार्थ पूछा जाए तो उसे सारांश को मूल का आधा या तिहाई होना चाहिए, किंतु भाषा सर्वथा मौलिक हो, विचार आपके अपने हों, याद रखिएगा। नेक्स्ट 9 नंबर पे, यदि रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखने हो तो वे प्रसंगानुकूल हो, क्योंकि कभी कभी एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। 10वीं पॉइंट है, यदि मूल गद्यांश का शीर्षक देने के लिए कहा जाए तो उसके केंद्रीय भाव की खोज करनी चाहिए। मेन थीम जिसे आप कहते हैं, उसके केंद्रीय भाव को आपको खोजना चाहिए। कहाँ खोजेंगे? गद्यांश में ही, याद रखिएगा। केंद्रीय भाव की खोज करनी चाहिए। दिए गए गद्यांश के आरंभ या अंत में शीर्षक छिपा है। शीर्षक कहाँ छिपा होता है? या तो शुरू में या अंत में, याद रखिएगा, या आरंभ में या अंत में। शीर्षक अत्यंत संक्षिप्त और सरल होना चाहिए। उससे शब्द मूल गद्यांश से भी ज्यों का त्यों लिए जा सकते हैं। 12 नंबर में, प्रश्नकर्ता के निर्देशानुसार ही परीक्षार्थी को अपना मत या विचार व्यक्त करना चाहिए, अन्यथा नहीं। यदि प्रश्नकर्ता गद्यांश में जो प्रश्न पूछा गया है उसके अनुसार ही अपने मत को, विचार को लगाना चाहिए, अन्यथा नहीं। एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, ध्यान दीजिए। उदाहरण है, उपर्युक्त सामान्य नियमों के आधार पर कुछ प्रश्न और उसके उत्तर उदाहरण के रूप में दिए जाते हैं। अब आप याद रखिएगा, एक ही उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने एटम बम बनाया और द्वितीय महायुद्ध में जापान पर प्रयोग किया। आप सबको पता है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में बम विस्फोट किया था। यह बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। जापान ध्वस्त हो गया। युद्ध के लिए तत्काल वह फिर उठ न सका। तुरंत युद्ध करने के लिए जापान के पास इतनी शक्ति नहीं रह सकी, उठ न सका। इसका यह निष्कर्ष निकाला गया कि एटम बम या ऐसी ही शक्तिशाली बमों के आतंक से युद्ध रोका जा सकता है। जैसे क्रिया और प्रतिक्रिया, आप मेरे ऊपर बम फेंके, मैं भी फेंकूं, इससे क्या होगा? युद्ध रोका जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप देखेंगे गद्यांश। ठीक, आपने देख लिया एक उदाहरण के माध्यम से। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर लिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अब आपको पढ़ना है, उत्तर देना है। ध्यान दीजिए, रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। एटम बम प्रयोग का क्या परिणाम होता है? प्रश्न क्या है, याद रखेंगे। यह पूरा आपका देखेंगे, यहाँ पर उदाहरण है। ये पूरा आपका उदाहरण था, इसे आपने बहुत ध्यान से पढ़ लिया। अमेरिका ने एटम बम बनाया और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पे प्रयोग किया। जापान ध्वस्त हो गया। युद्ध के लिए तत्काल वह फिर से उठ न सका। निष्कर्ष निकाला गया कि एटम बम या ऐसी ही शक्तिशाली बमों के आतंक से रोका जा सकता है। यदि आपके ऊपर कोई जो है बम गिरा रहा है तो आप भी उसके ऊपर गिराएं, तब रोका जा सकता है। लेकिन अब पूरा उदाहरण आपने देख लिया। अब आप प्रश्न का उत्तर देखिए, कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर लिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है, रेखांकित शब्दों के अर्थ बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे रेखांकित शब्द यहाँ पे दिया हुआ है एटम बम। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से देखिए। एटम बम एक प्रकार का विनाशकारी बम, ध्वस्त, नष्ट, भ्रष्ट, बर्बाद। ठीक, ये प्रश्न था आपका। रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो एटम बम जो आपने देखा वहाँ पे इसका एटम बम का मतलब है एक विनाशकारी बम, ध्वस्त का मतलब है नष्ट, भ्रष्ट, बर्बाद। अब देखेंगे निष्कर्ष निकल रहा है, फल परिणाम शक्तिशाली, प्रभावशाली। एटम बम के प्रयोग से कोई भी देश ध्वस्त हो सकता है। ठीक, हाइड्रोजन बम इससे भी अधिक शक्तिशाली है। यह रहा आपका उदाहरण। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक दूसरा उदाहरण भी हम लिए थे, बट एक उदाहरण के माध्यम से आप समझे। सबसे ज़्यादा आपको विशेष पे ध्यान देना है जो वासुदेव नंदन ने आपको सुझाए हैं। कितनी बार गद्यांश को पढ़ना है, यह मानसिक व्यायाम है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, दोबारा कमेंट कीजिएगा आप। यदि आपके लिए मैंने वीडियो बनाया है तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट कीजिएगा। अब आगे आपको किस पे वीडियो चाहिए। थोड़ी सी व्यस्तताओं के कारण वीडियो आने में 2-3 दिन लेट हुए हैं, इसके लिए सो सॉरी। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।